हम जब पढ़ रहे थे तो हमने प्रैक्टिकल का थोड़ा सा पोर्शन शुरू किया था और उसमें हमने आपको समझाया था कि किस तरह एक कंपनी जो होती है वो कितने प्रकार से अपने शेयर्स को इशू करती है। और उसमें आपको मैंने दो बातें समझाई थी। एक तो होता है शेयर्स को इशू करने का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, तो उसमें हमारी दो कैटेगरी है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश और दूसरा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश यानी नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन और दूसरा नगद के लिए निर्गमन। जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जब हम शेयर इशू करते हैं और बदले में आपको कैश नहीं मिलता तो उसे अदर देन कैश कहेंगे और यदि कैश मिलता है तो उसे फॉर कैश कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी हमारी जो हमने समझाई थी आपको वो था इशू के टाइप। तो मैंने आपको समझाया था कि एक कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को दो प्रकार से इशू कर सकती है। एक तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार यानी सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन और दूसरा इशू एट प्रीमियम यानी प्रब्याजी या प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। पहले कंपनी एक्ट 1956 जब एप्लीकेबल था तो उस टाइम पर मैंने बताया कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब आया तो उसकी सेक्शन 53 यानी 53 में ये मनाही कर दी गई कि कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकेगी। हाँ, इसका एक अपवाद है, वो कंपनी एक्ट की सेक्शन 54 में बताया गया है, 54 में बताया गया है कि एक कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आगे की बातें अब हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं, एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझना बच्चों, यहां बात करें नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। ठीक है, और ये भी दो तरह से किया जा सकती है, अंशों का निर्गमन सममूल्य पर और प्रीमियम पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम समझते हैं इस चीज को अदर देन कैश यानी कैश के अतिरिक्त हम निर्गमन कर रहे हैं, मतलब यहां पर शेयर्स का निर्गमन तो किया जाएगा, बदले में आपको कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग परचेज की और बिल्डिंग परचेज की बदले में शेयर्स को इशू किया, तो वहां पर हमारा ये टॉपिक इफेक्टिव हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल हम लेते हैं कि माया लिमिटेड purchased a building from X Limited for rupees 1 lakh for this Maya Limited issued इक्विटी शेयर्स। ठीक है बच्चों, यह हम एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि माया लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से एक बिल्डिंग खरीदी कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की, और उसके लिए माया लिमिटेड ने क्या किया, समता अंशों का निर्गमन किया। ये निर्गमन समता अंशों का भी किया जा सकता है और पूर्वाधिकार अंशों का भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को अब हम समझते हुए एंट्रीज करते हैं। तो देखिए कि माया लिमिटेड जो है, उस माया लिमिटेड ने यहाँ पर शेयर्स को इशू किया है, तो माया लिमिटेड की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज होंगी उनको हमको समझना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो माया लिमिटेड ये बिल्डिंग को परचेज करने की एंट्री बनाएगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो बिल्कुल सिंपल वे में हमको इसकी एंट्री बनानी है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है, और असेट का बैलेंस होता है डेबिट। जब हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे
तो बिल्डिंग हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बिल्डिंग बढ़ेगी, खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट DR। किससे खरीदा हमने ये, तो ये हमने खरीदा एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड हमारा कौन हो गया, वेंडर हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर को क्या करते हैं हम, CR करते हैं। तो हम लिखेंगे टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, राइट। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये पहली एंट्री जो हमने की, वो पहली एंट्री तो किस लिए की, फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदने के लिए हमने ये वाली एंट्री की। अब इस बिल्डिंग के लिए हमको पेमेंट करना है किसको, एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड को जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, इक्विटी शेयर्स इशू किए। क्या किया, इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो इसकी एंट्री हमको बनानी है। अब देखो बच्चों, इसको बहुत ही सिंपल वे में हमको समझना है। जैसे मान लीजिए मैं एक्स लिमिटेड को अगर नगद में पेमेंट करता, एक्स लिमिटेड को अगर मैं नगद पेमेंट करता तो मेरी एंट्री क्या बनती। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसे एक्स को नगद पेमेंट करते तो एक्स हमारा क्रेडिटर है, पेमेंट करने पर ये हो जाता DR यानी कि डेबिट। तो हमारी एंट्री बनती एक्स लिमिटेड अकाउंट DR। नगद पेमेंट कर रहे हैं तो क्या आ जाता, टू कैश अकाउंट। आता है नहीं आता, राइट, तो कैश अकाउंट हमारा आ जाता। यदि हम इसको नगद पेमेंट देने के बजाय पेमेंट यदि चेक से हमने दिया होता तो यहाँ पर टू कैश की जगह पर क्या आ जाता, टू बैंक अकाउंट आ जाता, राइट। यदि हमने इसको बैंक यानी कि चेक से पेमेंट देने के बजाय इसके लिए हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया होता, BP एक्सेप्ट किया होता, तो यहाँ आ जाता टू BP अकाउंट, राइट, ये आ जाता। यदि हमने इसको पेमेंट करने के लिए इन तीनों में से कोई भी चीज को यूज नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, हमारी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, जैसे हम बात करें हमने ओल्ड मशीनरी इसको दे दी कि भैया बिल्डिंग के बदले में क्या ले लो, ओल्ड मशीनरी ले लो, तो ये आ जाता टू मशीनरी अकाउंट, राइट। ये हमारी एंट्रीज की बन जाती। बट ना तो हमने कैश पेमेंट किया, ना हमने चेक से पेमेंट किया, ना हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, ना हमने कोई पुरानी असेट इसके लिए ट्रांसफर की, बल्कि हमने क्या किया, इसका पेमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू किए। और बेटा जब हम इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है। और हम जानते हैं कि कैपिटल का बैलेंस होता है CR, और बढ़ाना है तो हम कर देते हैं उसको और CR। और कंपनी के मामले में जो कैपिटल शेयर्स इशू करके कलेक्ट की जाती है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो बेटा यहाँ पर एक्स लिमिटेड तो हम DR करेंगे, बट इन सबकी जगह पर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। यानी कि अब हमारी जो दूसरी एंट्री बनेगी तो वो ये बनेगी एक्स लिमिटेड अकाउंट DR, और टू बदले में हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के शेयर दे रहे हैं हम, 1 लाख रुपीज की बिल्डिंग खरीदी, क्वेश्चन में हमको ये बताया नहीं गया कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं या कितने रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा पेमेंट करने के लिए हमने शेयर इशू किए। और इशू भी कैसे किए, एट पार, यानी कि सममूल्य पर इशू किए। तो ये एंट्री हमारी कितने से बन जाएगी, 1 लाख रुपीज से हमारी एंट्री बन जानी है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, तो बिल्कुल सिंपल बात है। पहली एंट्री बिल्डिंग खरीदने की बनेगी और दूसरी एंट्री उस वेंडर को पेमेंट करने के लिए जो हमने शेयर इशू किए उसके लिए एंट्री बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो शेयर्स इशू किया, तो शेयर्स को इशू करने के बदले में हमें कोई भी कैश रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। ठीक है बेटा, चलिए इसी एग्जाम्पल को अब हम और तरीके से समझते हैं। ये तो हमारा केस था जिसमें हमने बिल्डिंग परचेज की 1 लाख रुपीज की और शेयर्स इशू किए। क्वेश्चन में हमको कुछ भी नहीं बताया गया कि हमने ये शेयर्स एट पार इशू किए या एट प्रीमियम इशू किए, और ना ही
हमको क्वेश्चन में ये बताया गया कि हमने कितने शेयर्स इशू किए, ठीक है। तो हमने सिंपल वे में इसकी एंट्री कर दी, एट पार मानते हुए एंट्री कर दी। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं और समझने की कोशिश करना बेटा। यहां बोला गया माया लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग, माया लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर ₹1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए की बिल्डिंग हमने परचेज की, किससे? एक्स लिमिटेड से, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर फॉर दिस माया लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार, यानी कि सम मूल्य पर माया लिमिटेड ने शेयर इशू किए। तो यहाँ पर बेटा आपको शेयर की फेस वैल्यू बता दी गई है कि शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का, और हमने उसको एट पार इशू किया, यानी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही इशू किया। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि जब भी कभी आपको इशू प्राइस दिया जाता है तो हमें एक चीज की कैलकुलेशन करनी है, और वो है नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, कि भाई हमने कितने शेयर्स का निर्गमन किया, ठीक है बेटा। इसकी हमको जरूरत हो या ना हो, हमको ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इससे हमारी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस, ठीक है बेटा। यानी कि परचेज कंसीडरेशन मतलब क्रय प्रतिफल, और बटे में हम बात करेंगे निर्गमित मूल्य से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसके लिए कितने शेयर्स की हमको मालूम चल जाता है। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करें कि भैया 1 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी और उसके लिए 100 रुपए वाले शेयर एट पार, यानी कि 100 रुपए में ही हम इशू कर रहे हैं। तो हमने टोटल कितने शेयर इशू किए होंगे, इस बात को हमको समझना है, ठीक है। तो देखो बेटा 100 रुपए का एक शेयर है और उसको हम 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब एक शेयर जब हम देते हैं तो 100 रुपए का पेमेंट होता है। हमें टोटल 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, तो टोटल कितने शेयर हमको इशू करने होंगे, इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हुए मालूम करेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन क्रय प्रतिफल, यानी बिल्डिंग हमने खरीदी कितने की? 1 लाख रुपए की, तो परचेज कंसीडरेशन हो गया आपका 1 लाख रुपीज, डिवाइड कर दो इशू प्राइस से। निर्गमित मूल्य कितना है? एट पार, यानी कि सम मूल्य, यानी कि 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में आप इशू कर रहे हो, तो हमने इसको 100 रुपए से डिवाइड किया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1000 शेयर्स, यानी हम 1000 शेयर इशू करेंगे। एंट्री कौन कौन सी बनेगी? तो सबसे पहली एंट्री वही हम बिल्डिंग खरीदने की बनाएंगे। तो बिल्डिंग खरीदने की हमारी एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट दिया टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, राइट। कितने रुपए की आपने खरीदी? 1 लाख रुपीज की, तो 1 लाख रुपीज से आपकी एंट्री बन गई। उसके बाद में आप ये एक्स लिमिटेड को पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए हम शेयर इशू करेंगे। कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम? 1000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 100 रुपए में इशू कर रहे हैं। तो 100 रुपए का शेयर, 1000 शेयर कितने के हो गए? 1 लाख रुपए के। हमने पेमेंट भी कितना करना है बालक? 1 लाख रुपीज का करना है, तो पूरा हिसाब हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसका पेमेंट करने की जो हम एंट्री बनाएंगे तब एक्स लिमिटेड क्या हो जाएगा? डीआर हो जाएगा। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डीआर, कितना पेमेंट करना है? पूरा 1 लाख का, तो ये पूरे 1 लाख का हो गया, ठीक है। और 2 बदले में हमने क्या किया? इक्विटी शेयर इशू किए, तो हमारी कैपिटल बनेगी। कैपिटल का बैलेंस सीआर बनाना है तो, और सीआर, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट भी हमारा 1 लाख आएगा। सर ये वाला अमाउंट 1 लाख कैसे आया? आपने 100 रुपए वाला शेयर इशू किया। कितने शेयर इशू किए? 1000 शेयर इशू किए। 1000 शेयर 100 रुपए के भाव से कितने के हो गए? हमारे 1 लाख रुपीज के हो गए, ठीक है बेटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। हम बिल्कुल सिंपली सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं आपको सबको, ठीक है बेटा। ये सारी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और
डिफरेंट एग्जांपल लेकर के इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज और कर देता हूं, और वो क्या कर देता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा था कि माया लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर ₹1 lakh, राइट। फॉर दिस माया लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट, अब यहाँ पर मैं बात करता हूं इसको, एट 25% प्रीमियम। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, तो हमको समझना है कि हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन वही है, 1 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी है, 100 रुपए वाले हम इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कोई से हो सकते हैं, यहाँ इक्विटी हमने लिया है, हम इशू कर रहे हैं 25% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा। अब 100 रुपए का शेयर है, उसको हम 25% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, यानी 25% ज्यादा अमाउंट में हम इसको इशू कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर इशू प्राइस कितना हो जाएगा, तो अगर हम बात करें इशू प्राइस की, तो यहाँ हमारा इशू प्राइस देखिए बेटा, 100 रुपए का तो आपका शेयर है ही है, उसमें हमने 25% और जोड़ना है। तो 100 रुपए का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपए। तो 25 रुपए हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया हमारा ये 125, यानी 125 रुपए, राइट। एंट्रीज की बात करें हम, कौन कौन सी एंट्रीज हमारी बनेगी, तो समझिए बेटा इस बात को। देखिए, पहली एंट्री, हमने माया लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से 1 लाख रुपीज की बिल्डिंग परचेज की, तो उसकी एंट्री हमारी यही बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू एक्स लिमिटेड अकाउंट, राइट। अब हमको एक्स लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हमने क्या करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं। तो यहाँ पर हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, इसका पता लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, राइट। देखिए फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन यानी क्रय प्रतिफल। तो क्रय प्रतिफल कितना है मेरे बच्चों, 1 लाख रुपीज। तो ये हमारा 1 लाख रुपीज आ गया, इसको आपने डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, किससे, निर्गमित मूल्य से। तो बेटा निर्गमित मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपए के शेयर 25% प्रीमियम पर, प्रीमियम मतलब ज्यादा, तो हमारा इशू प्राइस कितना आ गया, 125 रुपए। यानी कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू तो कितनी है, 100 रुपए है, बट हम उसको इशू कितने में कर रहे हैं, 125 रुपए में इशू कर रहे हैं। मतलब एक शेयर जब हम इशू करते हैं तो 125 रुपए का पेमेंट हो जाता है। हमें टोटल पेमेंट कितने का करना है, 1 लाख रुपीज का करना है। तो इसके लिए हमें टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे, नंबर ऑफ इशूड शेयर यानी निर्गमित अंशों की संख्या बराबर क्रय प्रतिफल भाग तो निर्गमित मूल्य यानी कि 125 रुपए से, राइट बेटा। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो देखिए 25 से हम डिवाइड करते हैं, तो 25 पंजे 125 और 25 400, 4000 आ गया। फिर 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 से कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 800 शेयर्स। जब हम ज्यादा मूल्य पर अंशों का निर्गमन करेंगे, तो हमारे कम अंशों का निर्गमन करके भी हम अपना काम पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ हमें 1 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए 800 शेयर इशू करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, समझते हैं इसको। देखिए अब हम एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम वाला केस है हमारा ये, अदर देन कैश में। ठीक है, हम एक्स लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डीआर कितना पेमेंट करना, पूरे 1 लाख का, तो ये 1 लाख हो गया। ठीक है, पेमेंट के लिए हम क्या दे रहे हैं, इसको शेयर दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, बढ़ाना है तो और सीआर, तो आ जाएगा टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा, जल्दबाजी करते हुए या डायरेक्ट आपको 1 लाख रुपीज नहीं लिख देना है, 1 लाख रुपए हमको नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। मैं अब जो बात बोलने वाला हूं वो आपको इस पूरे चैप्टर के लिए ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आता है जिस अमाउंट से हमारी कैपिटल बनती है। और बेटा इस बात को हमेशा याद रखना कि जो कैपिटल बनती है वो कैपिटल हमेशा किससे बनती है, फेस वैल्यू से बनती है।
किससे बनती है बालक? फेस वैल्यू से। इस क्वेश्चन में हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? तो बेटा ये 100 रुपए हमारे शेयर की फेस वैल्यू है। आप कहोगे कि सर ये 125 रुपए क्या है? तो बेटा 125 रुपए तो हमारा इशू प्राइस है, निर्गमित मूल्य है, और फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो कैपिटल जो बनेगी वो 100 रुपए से बनेगी। आपने कितने शेयर इशू किए? 800 शेयर इशू किए, तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 800 की कितनी होगी? तो ये हमारी आ जाएगी 80,000। कैसे आई? 800 शेयर्स थे, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। ध्यान रखना कैपिटल हमेशा किससे बनती है? फेस वैल्यू से बनती है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो लफड़ा हो गया, एंट्री में डेबिट में कितना आ रहा है? अमाउंट 1 लाख, और क्रेडिट में कितना आ रहा है? 80,000। जबकि हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया इस बात को कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब तो ये एंट्री हमारी गलत है। तो बेटा एंट्री गलत नहीं है, अभी तक एंट्री अधूरी है, इसको हमें अभी पूरा करना बाकी है। तो देखिए पूरा कैसे होगा ये? आपने शेयर जो इशू किया था वो 125 रुपए में इशू किया था, जिसमें 100 रुपए तो आपकी कैपिटल के थे यानी कि फेस वैल्यू के थे, तो वो तो आपने कैपिटल में लिख डाला। बट 25 रुपए आपके किसके हैं? प्रीमियम के हैं। और बेटा ये प्रीमियम कंपनी को मिल रहा है या कंपनी दे रही है? तो यहां पर आपको पता है ये प्रीमियम के 25 रुपए कंपनी को मिल रहे हैं, यानी कंपनी को 100 रुपए के शेयर के बदले में 125 रुपए मिल रहे हैं, मतलब कंपनी को 25 रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। और जो ज्यादा अमाउंट कंपनी को मिल रहा है ये कंपनी के लिए क्या है? फायदा है। और आपने पढ़ा है 11th क्लास में कि हमारे गेन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर के और दूसरे कैपिटल नेचर के, आयगत लाभ और पूंजीगत लाभ। तो बेटा ये हमारे पूंजीगत लाभ में से एक लाभ है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? सीआर। या हम जो समझे कि प्रॉफिट्स के लिए हम क्या करते हैं? सीआर करते हैं। और इस प्रॉफिट का नाम क्या है? तो बेटा इस प्रॉफिट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या नाम है वाला किसका? प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि। तो यहाँ पर हम इस 25 रुपए को लेकर के एक अलग से अकाउंट ओपन करेंगे जो हमारे कैपिटल गेन को दर्शाएगा। हम यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा? तो बेटा देखो एक शेयर पर कितना प्रीमियम मिल रहा है आपको? 25 रुपए। और हमने टोटल शेयर कितने इशू किए हैं? 800 शेयर इशू किए हैं। तो इसके हिसाब से हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? तो टोटल अमाउंट हो जाता है हमारा कितना? 20,000 रुपए। यानी कि हमने एंट्री बनाएंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट ईयर 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 20,000। और इस तरीके से हमारे प्रीमियम पर शेयर्स को इशू करने की एंट्री बन जाती है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल कंसेप्ट है, सारे सब बातों को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है बालक, चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको समझते हैं। देखिए टॉपिक हम इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर एग्जांपल हमने लिया रानी लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फ्रॉम माही लिमिटेड ऑफ रुपीज 2 लाख। समझ में आई बात? रानी लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी किससे? माही लिमिटेड से। कितने रुपए खरीदी बेटा? 2 लाख पे खरीदी। ठीक है, अब इसके लिए हम बात करते हैं फॉर द पेमेंट रानी लिमिटेड पेड रुपीज 1 लाख कैश, 1 लाख कैश एंड
रिमेनिंग पेमेंट issued 800 equity shares of rupees 100। ठीक है बेटा, गिव journal entries in the books of रानी लिमिटेड। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। रानी लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम माही लिमिटेड ₹2 लाख। रानी लिमिटेड ने माही लिमिटेड से 2 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। फॉर द पेमेंट, भुगतान के लिए रानी लिमिटेड ने 1 लाख रुपए तो नगद पेड किए, पेड 1 लाख कैश, 1 लाख रुपए नगद पेड किए। एंड फॉर रिमेनिंग पेमेंट, और शेष भुगतान के लिए इशूड 800 इक्विटी शेयर्स, 857 100 रुपए वाले, कितने रुपए वाले बेटा? 100 रुपए वाले निर्गमित किए। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है, किसकी पुस्तकों में? रानी लिमिटेड की पुस्तकों में। ठीक है बेटा, तो देखिए समझते हैं अपन इसको। सबसे पहली बात हम एंट्री करेंगे, पहली एंट्री करेंगे मशीन परचेज करने की। कौन एंट्री कर रहा है? रानी लिमिटेड। तो रानी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट DR। कितने की मशीनरी है? 2 लाख रुपीज की। तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपीज। किससे परचेज किया हमने? हमने परचेज किया माही लिमिटेड से, तो आ जाएगा टू माही लिमिटेड अकाउंट। माही लिमिटेड क्या बन जाएगी बेटा? हमारी क्रेडिटर बन जानी है, राइट। अब बात आती है माही लिमिटेड को पेमेंट करने की। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है हमको। माही लिमिटेड को हमने टोटल पेमेंट कितना करना है बेटा? तो माही लिमिटेड को हमें टोटल पेमेंट करना है कितना? 2 लाख रुपीज का। कितने का पेमेंट करना है? 2 लाख रुपीज का। और 2 लाख रुपीज की जिसने बोला कि इसमें से 1 लाख रुपीज का पेमेंट तो आपने कैश में कर देना है, कैश में कर देना है, राइट। और बचा शेष। अब शेष कितना बचा? 2 लाख में से 1 लाख का पेमेंट हो गया, तो शेष भी कितना बचा आपका? 1 लाख रुपए। उसके लिए इस 1 लाख रुपए के लिए आपने क्या करने हैं? 100 रुपए वाले 857 इनका निर्गमन करना है। बोला गया है क्वेश्चन में। तो बेटा देखो 1 लाख का तो हम नगद पेमेंट कर देंगे, और 1 लाख के पेमेंट के लिए हम 100 रुपए वाले 800 शेयर इशू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में हमको ये बताया गया था, क्या बताया गया था? कि 100 रुपए वाले शेयर इशू किए गए थे 25% प्रीमियम पर। वहां हमको ये नहीं बताया गया था कि हमने टोटल कितने शेयर इशू किए। तो हमने फॉर्मूला यूज किया और पता लगाया कि कुल निर्गमित अंशों की संख्या कितनी है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का हमको उसने खुद ने बता दिया कि हमने जो शेयर इशू किए वो कितने इशू किए हैं? 800 शेयर इशू किए हैं। कितने रुपए वाले हैं? 100 रुपए वाले हैं। लेकिन बेटा हम अगर इस चीज को देखें कि 800 शेयर है, 100 रुपए वाले हैं, क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बताया कि हमने कितने रुपए में इशू किए। यानी फेस वैल्यू तो हमको बता दिया कितना? 100। नंबर ऑफ शेयर बता दिए कितने? 800। लेकिन निर्गमित मूल्य नहीं बताया कितना है। तो ये हमको खुद को पता लगाना पड़ेगा। तो या तो आप उस फॉर्मूले को यूज करते हुए पता लगा सकते हैं। कैसे? हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ इशूड शेयर्स बराबर परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब नंबर ऑफ इशू कितने? 800 शेयर है। अब बेटा यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन देखो, वैसे तो टोटल 2 लाख है, लेकिन हमने पेमेंट 1 लाख का तो कैश में कर दिया, तो शेयर के द्वारा जो पेमेंट हो रहा है वो 1 लाख का ही हो रहा है। तो यहाँ परचेज कंसीडरेशन 1 लाख को मान लेंगे, तो 1 लाख और डिवाइड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के बेस पर इशू प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? इसको इधर ट्रांसफर कर देना है और इसको इधर ट्रांसफर कर देना है। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारी? सिचुएशन बन जाएगी हमारी 1 लाख डिवाइड बाय 800 बराबर इशू प्राइस। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इससे, तो 20 से 20 हमारा कट जाता है।
1000 बचता है, 1000 को हम डिवाइड करेंगे इससे तो 125 रुपीज हमारा इशू प्राइस निकल करके आता है। एक तरीका तो ये है, लेकिन इतने लंबे चौड़े झमेले में हमको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम सिंपल ही समझ लेंगे इस बात को। कैसे कि देखिए 100 रुपए वाले शेयर 800 शेयर इशू करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना होता है 80,000 होता है। कितना होता है 80,000 होता है, जबकि हमें पेमेंट कितना करना है 1 लाख करना है। अब हम शेयर 100 रुपए वाले 800 इशू करते हैं तो पेमेंट केवल 80,000 का ही हो रहा है, जबकि करना कितना 1 लाख। तो हम ये मानेंगे कि 20,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो किस बात का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। किस बात का बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, और इस बात को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम एंट्री पे आके डायरेक्टली उसको देखिए। देखो हम माही लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी, तो माही लिमिटेड क्या हो जाएगी हमारी डीआर, तो माही लिमिटेड अकाउंट डीआर कितना अमाउंट है टोटल है हमारा 2 लाख रुपीज, राइट। इसके लिए हमने 1 लाख रुपीज का तो कैश पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया बेटा, कैश। तो हमारा कैश क्या हो जाएगा कम, तो 2 कैश अकाउंट, और इसमें कितना अमाउंट आ जाना है आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। ठीक है, और बाकी के पेमेंट के लिए क्या किया, 100 रुपए वाले 800 शेयर इशू किए। तो शेयर इशू करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी। कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, बनाना है तो और सीआर, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था क्या है हमारा वो अमाउंट हमेशा किससे आता है, फेस वैल्यू से आता है। किससे आता है बालक, फेस वैल्यू से आता है। फेस वैल्यू कितनी है हमारी 100 रुपए, तो 100 रुपए की हम बात करें टोटल शेयर कितने 800 शेयर है, 100 रुपए वाले हैं, तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया हमारा 80,000 हो गया। कितना हो गया 80,000। अब देखो इसको हम डायरेक्ट ही समझ सकते हैं कि डेबिट में कितना लिखा हुआ है 2 लाख रुपए और क्रेडिट में कितना हो रहा है 1,80,000 रुपीज। अभी भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 20,000 रुपए का आ रहा है। ये 20,000 किस बात के हैं, ये 20,000 रुपए प्रीमियम के हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शेयर इशू किए हैं वो कैसे इशू किए हैं, प्रीमियम पर इशू किए हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आगे बात समझ में, कितना अमाउंट आ गया 20,000 रुपए। कैसे आया, या तो डायरेक्ट ही देख लो कि डेबिट में 2 लाख है, क्रेडिट में दोनों का टोटल कितना हो रहा है 180, कितना कम पड़ रहा है 20,000, तो वो सीधा हमने लिख दिया। या फिर स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब हमने इशू प्राइस निकाला था ये भी 1 लाख रुपए में 800 का भाग दे करके, तो कितना आया था इशू प्राइस 125 रुपए हमारा इशू प्राइस आया था। इस 125 रुपए में 100 रुपए हमारे किसके हैं, फेस वैल्यू के यानी कि कैपिटल के हैं, और बचे 25 रुपए वो किसके हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ठीक है, तो 100 रुपए से हमारी कैपिटल बन गई और 25 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 800 × 25 करेंगे तो 20,000 हमारा ये आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा अदर देन कैश में एक असेट जब हम खरीदते हैं तो उसका पेमेंट किस तरीके से करते हैं उसकी एंट्री हमने डिस्कस की। नेक्स्ट बात हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में एक बात और आती है, हमारी कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रवर्तक हम जानते ही हैं जो कंपनी के सम्मेलन यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें करते हैं, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। तो कंपनी उन प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए शेयर इशू करती है। ठीक है, तो यहां पर हम उसके लिए एंट्री की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स फॉर डियर सर्विसेज, यानी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंशों का निर्गमन। तो प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए अंशों का निर्गमन किया गया, तब क्या एंट्री होगी। तो बेटा देखो, प्रवर्तकों ने कंपनी के सम्मेलन से पहले काम किया, अब उनके लिए कंपनी अस्तित्व में आने के बाद शेयर इशू कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी को बदले में उनसे कुछ भी नहीं मिलना है, यानी कंपनी एक तरीके से उन्हें फ्री में शेयर इशू करेगी। तो कंपनी अगर अपने शेयर्स को फ्री में इशू करेगी तो यहाँ कंपनी को क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान, एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, और उस लॉस को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्रारंभिक व्यय, क्योंकि ये प्रारंभिक खर्चों से संबंधित है। ठीक है बेटा,
एक्सपेंसेस का बैलेंस हमारा डीआर होता है। जब हम यहाँ शेयर इशू करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। बदले में हम क्या दे रहे हैं, उनको शेयर दे रहे हैं। शेयर दे रहे हैं तो हमारी क्या बनेगी, कैपिटल बनेगी। तो आ जाएगा 2, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट बेटा, इस तरीके से हमारी एंट्री बनती है। तो यहाँ भी हमने शेयर इशू किए, बदले में हमें कोई कैश नहीं मिला, तो ये टॉपिक क्या कहलाएगा, अदर देन कैश कहलाएगा। इसमें एक बात और याद रखना, यहाँ हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डीआर कर सकते हैं और एक गुडविल अकाउंट भी हम डीआर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ गुडविल अकाउंट डीआर क्यों किया जा रहा है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट क्यों, इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया और डिटेल से बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कंपनी अपने शेयर्स को जब पुराने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करती है तो उसकी एंट्रीज क्या क्या बनती है। और कैश के लिए, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा अदर देन कैश, तो कैश के लिए कंपनी जो शेयर इशू करती है तो वो किस तरीके से इशू किया जाता है, उन सब के बारे में हम समझेंगे। आप लोगों ने आज मैंने जो टॉपिक आपको समझाया उसके जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स और जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारी टेक्स्ट बुक में है बेटा, वो आपको सबको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है इन एग्जाम्पल्स को बेस लेकर के। और किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिख करके बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करूंगा, टॉपिक हम आगे बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।